रख लेती है। सपोज मान लो ये मेरा लैपटॉप है, मैंने इसको पीढ़ा के रूप में रख लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर वो टोकरी रखती थी यानी खचिया। और उस तुम्हारी सादगी इतनी पसंद आती है मुझे कि कुछ तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है, और तुम सब यही सारी चीज़ें सोच सोच के पागल हुए पड़े। अरे तुम्हें पढ़ना है भाई, ये सादगी वादगी सिंगार उंगार से दूर भागो। तुम्हारी लाइफ है, थोड़ी सी तो सब्र बना लो। 2-3 साल में तो जॉब वो पकड़ लोगे, नौकरी हो जाएगी, एक बेहतर जीवन हो जाएगा। 3-4 साल की बातें हैं, 12 क्लास में हो ही तो यार क्यों पड़े हो चक्कर में। बना लो कैरियर, अभी मौका है इस बार, ठीक है। तो बनाओ 3-4 साल में, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो करना अच्छे तरीके से। तो पहला सवाल है, प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। वैसे परिचय और सारांश करा दिया है, ठीक है। प्रश्न उत्तर आज पहला सवाल कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण था। यानी चंपारण के नदी में जो बाढ़ आता था मेरे भाई, प्रचंड रूप से आता था, तो उसका कारण क्या था। अरे ध्यान से देखो, याद होगा अच्छे तरीके से। चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। यानी पहले बहुत जंगल हुआ करता था, जब गौतम बुद्ध का ज़माना था ना, गौतम बुद्ध थे, तो उस समय बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावना समतल हो गया। यानी वो जो घना जंगल था वो बिल्कुल समतल हो गया, सब पेड़ पौधे कटा गए तो बराबर हो गया। सिंपल सा बात था ना। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वह बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। वो जो बाढ़ था क्या आने लगा, प्रचंड रूप लेकर आने लगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं थे, सब समतल हो गया। तो अपना से बना के भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, बस आपको चीज़ें समझ में आ गई कि बाढ़ आने का कारण क्या था। क्लियर है ना। तो पहला सवाल मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से बताया आपको। एक एक सवाल को अच्छे से याद करना है आपको एंड मचाना है। दूसरा नंबर का सवाल है, देख लो अच्छे तरीके से। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है ना। तो ध्यान से देखो, लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नैनदेव और चालुक्य निवृत्ति विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए थे। कहाँ बस गए थे मेरे भाई, यहीं आकर जो सेनापति उनके थे ना, है ना, राजा नैनदेव के, चालुक्य और निवृत्ति और विक्रमादित्य यहीं आकर बस गए थे। नैनसेन ने यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला था। यानी कर्नाट वंश एक बनाया था। नींव डालने का मतलब उसने एक साम्राज्य बनाया था। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। यानी अलग अलग जगह से लोग आकर यहाँ पर बसने लगे। हाँ, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसको, मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। किसको, हरि सिंह देव को। तो अच्छे से याद रखना मेरे भाई, ठीक है। उसी समय वहाँ के जंगल की भी क्षति हुई थी, है ना। उसी समय क्या हो गई थी, वहाँ की जो जंगल थी ना उसकी मेरे भाई क्षति हो गई थी। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी देखो, इसमें थोड़ा सा है समझना है इस क्वेश्चन में, मैं मानता हूँ, तो समझना मैंने क्या क्या चीज़ें बोली। पहले तो सेनापति आए, यहीं बस गए, फिर उन्होंने एक साम्राज्य बना दिया, है ना। उसके बाद लड़ाई हो गई बस मुसलमानों के बीच में। तो ये छोटा सा मेरे भाई था। अगले सवाल के ऊपर मैं आपको तीसरा सवाल का आंसर अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। अरे यार छोटा सा है। ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है ना। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार से आदिवासियों में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाए गए थे। क्लियर हो गया ना। तो अच्छे से याद हो गया होगा। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको 1-2 बार बोलनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है, जो बिहार से आए थे छोटे नागपुर पठार से, और आदिवासियों में 18वीं शताब्दी में आके अंत में इनको लाया गया था। तो सिंपल सा सवाल था, अपने भाषा में करो। हिंदी है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है ना भाई, ना, बिल्कुल ना। तुम्हें अपने भाषा में भी लिख सकते हो, बस समझ में आनी चाहिए। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर देना है। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पे आपको देना है। देखो, थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। थारुओं के लिए उनकी कला जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने योग्य है। उनकी जो कला है ना सराहने योग्य है, यानी तारीफ करने योग्य है, ठीक है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सीक के टोकरी यानी पात्र बनाते थे। सीक से टोकरी बनाते थे, जो टोकरी होता है ना, खांचिया उचिया जिससे आप बोलते हो, हाँ वही।
झोपड़ी में प्रकाश के लिए दीपक थे, यानी कि रोशनी देने के लिए, और उसमें भी उनकी कला नज़र आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, मूंज से, उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। यानी कुछ इस तरह से बनाते थे ना कि लगता था कि हाँ भाई टैलेंटेड इंसान है ये लोग, ठीक ना। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बनाते थे कि उनका कला दिखता था भाई, उनके काम में उनका कला दिखता था। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधू का अनोखा कर्तव्य। क्या था? नववधू का अनोखा कर्तव्य। नववधू जो होती है ना, नई नई जो वधू है ना, उनका अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। कहाँ जाती है मेरे भाई? पति खाना लेकर पति के लिए कहाँ जाती है? दोपहर में खेत में जाती है, ठीक है। यह काम जब पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सीक के बने टोकरी में खाना लेकर जाती है। पहले पीढ़ा रख लेती है। सपोज मान लो ये मेरा लैपटॉप है, मैंने इसको पीढ़ा के रूप में रख लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर वो टोकरी रखती थी यानी खचिया, और उसमें खाना होता था। जो सीक की टोकरी बना दी थी, फिर उसमें खाना होता था, और उस तरह से वो लोग लेकर जाती थी। तो नववधू का कुछ इस तरह से इस्तेमाल था, ठीक है। दोनों हाथों में संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती थी, यानी अच्छे से पकड़ लेती थी और धीरे धीरे करके खेत में जाती थी। और यह दृश्य बहुत ही सुहावना लगता था, यानी ये देखने में बहुत ही मस्त लगता था, दृश्य बहुत ही सुहावना लगता था। यार लैपटॉप रखा बाहर में डर गया मेरा तो है। अरे चलो तुम सब के लिए कुछ भी यार, समझाने के लिए कुछ भी, बस जुड़े रहो, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। देखो अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज जो थे ना, वो निहले किसानों पर मेरे भाई, जो नील उल की खेती करते थे, उन पे कैसा अत्याचार करते थे। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी। क्यों मांग थी? बताओ नील की खेती की क्यों मांग थी मेरे भाई? क्योंकि वहीं से रंग बनाया जाता था। नील के खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किया है। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 काठा ज़मीन में 3 काठा नील की खेती करना है। यानी अगर मान लो एक किसान का 20 काठा ज़मीन है तो उसमें वो 3 काठा नील की खेती करेगा। 1 बीघा मतलब 1 बीघा उसके पास ज़मीन है तो 3 काठा नील की खेती करेगा केवल। सोचो, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों का नियम लगा दिया गया था, है ना। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। यानी जो अंग्रेज लोग थे ना, उनके घर कुछ ना कुछ भेजना पड़ता था, उपहार भेंट ये सब भेजना पड़ता था नजराना के रूप में, ठीक है। अगर मान लो साहब बीमार पड़ते थे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। किससे? किसानों से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेज किसानों पर। कौन करता था? अंग्रेज लोग किसानों पर ये सारे अत्याचार करते थे, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि नील की खेती कराते थे, अत्याचार करते थे, शादी ब्याह होता था तो नजराना मांगते थे। अगर मालूम उनका तबीयत खराब हो जाएगा तो उसके भी पैसे किसानों से ठगते थे, निकालते थे, वसूलते थे। तो इस तरह से भाई अत्याचार किया है गोरे लोगों ने हम लोगों पे। अगला, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई थी? बताओ मेरे भाई, गंगा पे जब पुल बन रहा था तो अंग्रेज ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। क्या क्रांतिकारी विचार फैल गए थे? अंग्रेज के साथ वह बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी अंग्रेज से लड़ाई विवाद हो जाए, उस तरह से स्थिति बन गई थी। अगर एक क्रांतिकारी विचार एवं बगावत सभी जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान हो जाता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसीलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों में विवाद होने वाला था, अंग्रेज पीटने वाले थे बेचारे, ठीक है। बेचारे नहीं, क्रूर थे साले, है ना, साले क्रूर थे सब। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, 7 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा के लिए, पढ़ाई उढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसका आंसर ध्यान से सुनो मेरे भाई, अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी याद होगा कि क्यों, कैसे। गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गाँव
यानी एक बड़हरवा, एक मधुबन और एक भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। यानी इन 3 गांवों में आश्रम खुलवाया था पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल के रूप में। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया था। विदेशी से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि सुचालन अच्छे से हो। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या करा कि विदेश में जो लोग भी पढ़े थे ना, उन सबको टीचर नियुक्त करके और वो 3 गांव में डाल दिया ताकि बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? यानी कि पढ़ाई से रिलेटिव उनके आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, तो चरित्र हो तो अक्षरदान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति एक साधन मात्र है। यानी अगर बच्चों में चरित्र आ जाएगा, पढ़ने का ढंग आ जाएगा तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। यानी कि बचपन में इंसान को चरित्र सिखाना चाहिए, बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए, बट कुछ और पढ़ाई चल रही है तो उससे उन लोगों का जो बुद्धि है वो बौना होता है, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए नए साधन सीखना चाहते हैं, जीविका समझते हो मेरे भाई, यानी जीने के लिए, कुछ कमाने के लिए, खाने के लिए, कैसे जिंदा रहना, उन सब के अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी के यह विचार था कि जो स्कूल में प्राप्त करेंगे, यानी कि जो भी बच्चे स्कूल में कुछ भी प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। यानी खेती करने में और गांव में रहने में कि किस तरह से रहना है, ग्रामीण जीवन जीने में वो करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, पुंडलिक जी कौन है? पुंडलिक जी कौन है तो ध्यान से सुनो और ध्यान से बताना है। मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? आएगा यार, देखो आराम तरीके से। पुंडलिक जी एक शीर्षक थे, है ना, क्या थे? एक शीर्षक थे। गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। भितिहरवा एक गांव है ना, वहाँ पर उन्होंने बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे, साथ ही साथ ग्रामीण वासियों यानी गाँव वालों को और दिल से अंग्रेज के प्रति भय को दूर कर दे। इसलिए पुंडलिक जी को बुलाया गया था, पुंडलिक जी को, कि गांव में रह के, आश्रम में रह के बच्चों को शिक्षा दे और ग्रामीण के अंदर जो डर था अंग्रेज के प्रति, उन सब डर को वो ख़त्म कर दे धीरे धीरे करके ना। इसलिए उनको पुंडलिक जी को बुलाया गया था। कहाँ? भितिहरवा गाँव में। तो अच्छे से याद रखना, कहाँ बुलाया गया था? भितिहरवा। ठीक है। चलो अगला सवाल है 10 नंबर का, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन में 2 सीख मिला था, 2 इम्पोर्टेंट शिक्षा मिला था। वो सीख क्या था उसके बारे में ध्यान से देखो। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख हैं। एक है निर्भीकता और ईमानदारी। इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी में सबसे बड़े विशेषता ईमानदारी की यह थी कि वो सत्यता को तोलता था, यानी कि तोलते थे कि कौन सत्य है, कौन सच बोल रहा है। इस तरह से ईमानदार बेचारे थे। अर्थात तो आंदोलन के समय फीस भी खबर के बारे में सुनते थे, है ना, मतलब किस भी है ना, तो किसी भी खबर के बारे में अगर सुनते थे तो इसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार, है ना, इसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे। उसके बाद कुछ लिखते थे या बोलते थे। सोचो, गांधी जी के पास कुछ भी उड़ता हुआ खबर आ गया ना तो पहले जांच करते थे, पहले पता करते थे, तब उस पर एक्शन लेते थे या बोलते थे। कोई आके बोल दिया और तुम उधर जाके बोल दिया, अरे भाई गांधी जी से कुछ सीख लो। गांधी जी क्या बोलते हैं कि अपने कान से सुनी हुई या अपने आँख से देखी हुई या अपने मतलब विचार रख के, अपना राय सलाह रख के, मतलब पता करके तब एक्शन लेना चाहिए। कोई आके आपको कुछ भी बोल रहा है और आप उस पर एक्शन ले रहे हो तो भाई ये गलत बात है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है, अर्थ स्पष्ट करना है। अर्थ स्पष्ट करना है तो इसमें क नंबर का सवाल है कि वसुंधरा गोभी मानव और धर्म मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। चलो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित निबंध ओ सदनीरा से लिया गया है। याद रखना, ओ सदनीरा एक निबंध है और निबंध के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, चलो। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुसरण करने वाला भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है उसी का नष्ट कर देता है। इंसान ऐसा एक इंसान बोल सकते हो, एक ऐसा अपस्वर्थी इंसान है कि जो कि अपनी खुशी को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है मेरे भाई। अथवा सुंदरा गोभी मानव और धर्म मानव एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। ठीक है, चलो। इसलिए वो बताते हैं कि इंसान अपने आप को नहीं देखता, फिर भी सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। पता है कि मेरे को भी नुकसान होगा, फिर भी। कैसी है यह चंपारण की भूमि? मानव विस्मृति अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? देख लो, शायद लास्ट क्वेश्चन एक और है, शायद 13 नंबर शायद। चलो, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदनीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया, यानी कि चंपारण की भूमि के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि यह भूमि महान है। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदनीरा से लिया गया है। यहाँ अनेक बाहरी आए हैं एवं कई आक्रमणकारी भी आए हैं। यहाँ चंपारण की धरती पर कई बाहरी लोग घूमने आए हैं या कोई आक्रमण करने आया है ना। उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया है या आकर बस गए हैं, यानी कि ये पावन भूमि पर आए हैं तो किसी ने क्षति पहुँचा दिया, खराब कर दिया है ना, नष्ट कर दिया, या कोई आके बस गया। किंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता जो इतने अत्याचार होते हुए भी सबको भला किया। यानी जो भूमि है ना, इतना इसके साथ अत्याचार हुआ फिर भी उन्होंने सबका भला किया और क्षमा कर दिया। सोचो, तो इस तरह से वो बताते हैं अच्छे तरीके से। तो लेखक ने काफ़ी अच्छे तरीके से चंपारण के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे भाई। अगला सवाल है, लेखक के पाठ में विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ और किस लिए वहाँ आकर बसे हैं? चलो, लोग तो आकर चंपारण में बसे हैं, कहाँ से आके बसे हैं, किस लिए आके बसे हैं, तो उन सबको हम लोग जानते हैं। लेखक ने बताया है कि विजय यात्रा पर आए नैनदेव है ना, चलयुक्ता निपृति विक्रम आदित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए। ये तो ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था कौन कौन आया था, तो आकर बस गए थे। ठीक है, चलो। नान्यदेव, आगे मैं करा देता हूँ। नान्यदेव यहाँ कर्नाट वंश स्थापित किए। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए हैं। अंग्रेज का मकसद नील की खेती से मुनाफा कमाना और एक किसानों से खेती ज़बरदस्ती कराते थे। खेती करने के लिए धांगड़ और थारुओं को भी बुलाया जाता था। धांगड़ का मतलब थारुओं का बता दिया, सब भाड़े का मजदूर होता है, तो भाड़े का मजदूर भी बुला के काम कराया जाता था। तो आई होप कि आपको ये टोटल क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। मैंने टोटल करा दिया और आगे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं हर चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई बनी रहे। बेस्ट तरीके से सारे कोर्स आप ख़त्म करो, लाइन बाय लाइन ख़त्म करो। एक ही घंटा की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट की वीडियो से आराम से अपने जब मन तब लगाओ, देखो, क्लियर करो। सो थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करोगे, दोस्तों में शेयर करोगे एंड एक दोस्त को ज़रूर जोड़ोगे। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।